करता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो अपन ने आखिरी बार यहाँ राह पे छोड़ दिया था, लेकिन पूरा मैंने नहीं पढ़ा था और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मेरे को माफ़ करना, वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दो कि मैं अपने नए घर में आया हूँ। तो फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं जहाँ पे अपन ने छोड़ा था। इस लाइन को पूरा कर देते हैं, फिर आज अपन नया पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी नए सब्जेक्ट का। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। अभ्यास, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इसका हम पहला उत्तर देंगे। एक मिनट जरा रुको। हाँ, तो ये वाला जो प्रश्न है इसका पहला उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा कि जो ये 2 तरह के रेगिस्तान होते हैं। एक तो वो तो नहीं पता, जाने दो इसको। सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा अफ्रीका। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु गत परिस्थिति क्या है? तो वो शीतल होगी। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? तो वहाँ के पहाड़ होने चाहिए। मतलब समझ नहीं, सारे रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं वो हम नहीं जानते। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम वो भी नहीं। हाँ, सारा रेगिस्तान अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, सारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो इसका ये आंसर आ जाएगा। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी है ईसाई एवं मुसलमान, बौद्ध एवं मुसलमान, ईसाई बौद्ध। तो अपन इस वाले को सही मानते हैं। ठीक है, रेगिस्तान की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जल वाष्पन। इसका आ जाएगा अल्प जल वाष्पन। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, मंदिर, चर्च, बौद्ध मठ। इसका आ जाएगा बौद्ध मठ। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं, मकई, कपास। तो मकई आ जाएगा इधर। ठीक है, रेगिस्तान के खेल, इन्हें पढ़ने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड्स आपके लिए मेरे पास है कुछ समय का ब्रेक। तो इस ब्रेक को आप ज़रूर एंजॉय करना और बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। छोटे से ब्रेक के बाद आ चुका हूँ अपने पॉलिटिक्स के पार्ट 8 में। तो इस पार्ट का नाम है बाजार में एक कमीज। मतलब अपने देश में एक कमीज का क्या दाम होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन इसमें देखते हैं कि इसमें कमीज है किस बात की। ठीक है, यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। ये कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम ये पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, तो जिन्होंने विज्ञान पढ़ रखी है उन्हें पता होगा, लेकिन जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ रखी है उन्हें मैं बता दूं कि 7वीं में एक पार्ट आया है मतलब तंतु से वस्त्र तक। तो इसमें अपन ने देखा था कि कैसे जो रेशम कीट होते हैं उनसे
रेशम पृथक करके हम रेशम के वस्त्र बनाते हैं, वैसे ही जो भेड़ होते हैं ना, हम उनसे ऊन प्राप्त करते हैं, फिर उन्हें अभिमार्जन करते हैं, फिर हम उन पर अपन मशीनों से भी अभिमार्जन करते हैं, फिर आखिर में रीडिंग करते हैं, फिर उनसे हमारे कपड़े बनते हैं। तो देखते हैं ये वाला। कुल्लू में कपास उगाने वाली एक किसान। स्वप्ना, जो कुल्लू आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। यानी ये जो स्वप्ना है, ये अपने छोटे से गांव कुल्लू में, जो आज आंध्र प्रदेश में है, वो छोटे से खेत में काम करती है, कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुल्लू के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने इसमें देखा कि किस कदर ये जो व्यापारी, इसने कुल्लू को उसके कपास खरीदने के लिए कन्वेंस करा। जो इस कन्वेंस शब्द का मतलब नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मनाना कह सकता मतलब, ठीक है। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। यानी व्यापारियों की एक बहुत बड़ी कहावत है जो आज मैं सुनाना चाहूँगा। कभी भी व्यापारी खुद के पैसों पर नहीं, दूसरों के पैसों पर धंधा करता है। वही खेती में हो रहा है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोड़ रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3000 रुपये ही दिए। स्वप्ना केवल 3000 रुपये। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। भाई, जब अपन काफ़ी मुश्किल से काम करते हैं, अपने गणित का हो, हिंदी का हो, या कोई सा भी बहुत ज़्यादा चल रहा हो, और तब टीचर हमसे कहते कहते थक जाते हैं, भाई काम कर लो, पर हम करते नहीं। लेकिन जब अपना मूड होता है कि करना है तो अपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि टीचर तो हमें चॉकलेट देंगी, गुड देंगी, शाबाशी देंगी। लेकिन जब जाकर पता चलता है कि हमने कुछ चीज़ें गलत लिखी थी और उसी के कारण हमें डंडे पड़े, तो भाई हम टीचर को कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ कहते हैं कि हमने रात को 12 बजे तक, 3 बजे तक जग के पूरा काम लिखा और आपके पास लाए हैं। तो ये बात स्वप्ना ने भी कही। 4 महीने की जीत और मेहनत किसे कहते हैं, वो हमसे ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, क्योंकि हमारे 1 घंटे में ही गुल्ले बढ़ा जाते हैं। वो तो 4 महीने तक जी तोड़। समझ लो कि वो सोती कब होंगी और जागती कब होंगी, यानी सोना लेट और जागना जल्दी, ये होता था इनका प्रोफेशन। हाँ, तो इसमें कुछ लाइनें आई थी, उन्हें पढ़ना मैं भूल गया। क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हमने पढ़ा नहीं। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? कारण था उसकी रुई जो थी वो सस्ते में बिक रही थी। आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है?
तो बड़े व्यापारी तो मतलब बड़े किसान तो अपनी रुई को तो कहीं भी बेच देंगे, जैसे कि सुपर मार्केट, जैसे इसमें सुपर बाजार कहा गया है। लेकिन इनकी ज़िंदगी स्वप्न से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बड़े किसान छोटे किसानों को मुआवजा देकर अपने अपने इधर लाते हैं। मतलब अभी आराम व्यापारी। अब इसमें एक बात लिखी है, जब अपन गुस्सा हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, तब हम किसी को मेरे बाप मेरी अम्मा ये कह देते हैं। तो इसने भी कहा, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुल्लू के बाजार में जाकर पता लगा। हाँ, तो इसका वो मतलब वो शेयर बड़ी होगी। स्वप्न, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सकेगा। यद्यपि स्वप्ना जानती थी कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्ज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस समय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है, जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। हाँ तो फ्रेंड्स, आज अपन ने इतना पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। उसका आइडिया मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं ये कह रहा था ना, एक ब्रेक के बाद उसका आइडिया आप उसमें देख लेना। इसलिए बाय।